तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन का रदरफोर्ड तक का मॉडल एटम का पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या जानकारी लगी। एक तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इसके पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसी तरीके से प्रोटॉन के बारे में भी हमने पता किया कि प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻27 kg इसका वेट और सेम इसका आवेश होता है, धनावेशित होता है लेकिन प्रोटॉन। ठीक है, अब आगे देखो इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके बाहर के ऑर्बिट या कक्षाओं में। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन के कारण सारा बाहर होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी है। अब जब 10,000 गुना भारी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की तो ना के बराबर भार है, मतलब सारा भार इस न्यूक्लियस का ही है। ठीक है ना, तो ये पाया गया। पर इन्होंने एक चीज़ और देखी कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक प्रोटॉन है लेकिन हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है। जबकि हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम है मान लो, तो हीलियम का भार 4 ग्राम है। तो इसको तो 2 गुना होना चाहिए था भार को, ये 4 गुना कैसे हो गया। यहाँ से साइंटिस्टों ने समझा कि केवल प्रोटॉन के कारण ही किसी एटम का भार नहीं होता, बल्कि प्रोटॉन के अलावा जो उसका भार को कंट्रीब्यूट करता है वो एक और कोई पार्टिकल है, मतलब एक और कोई कण है जिससे भी वो होता है। इसमें काम किया चैडविक ने। अब चैडविक ने क्या किया, जो रदरफोर्ड का गोल्ड प्लेट का मॉडल था उसी की जगह अब लिथियम, हीलियम या फिर बेरिलियम इस तरीके के जो मेटल्स थे उनकी चादर बनाई और उसमें अल्फा कणों की बम्बार्टमेंट की। और बम्बार्टमेंट करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये कण जाकर के इससे टकरते हैं और कुछ अलग कण यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, तो इससे जाकर के ये टकरते हैं और टकरने के बाद ये क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो कण बाहर निकले, मतलब जो इनकी तरंगे बाहर निकली, इन तरंगों को जब उसने देखा किसमें भला, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में देखा, तो ये तरंगे डेविएट हो रही थी। क्या हो रही थी, ये डेविएट हो रही थी तरंगे। डेविएशन का, और डेविएशन कैसे हो रहा था इनका डेविएशन नेगेटिव सिरे की तरफ हो रहा था। इसका मतलब ये प्रोटॉन की तरंगे थी और प्रोटॉन की तरंगे आगे जाकर के एक वैक्स की जाली से टकरा रही थी और फिर से न्यूट्रॉन की, मतलब वो तरंगे वापस आ रही थी। ठीक है ना, सॉरी, इससे जो निकले थे वो न्यूट्रॉन निकले, जो कि मतलब एक उदासीन तरंगे थी। और बाद में ये जब वैक्स की जाली से टकराए तो जो बाहर निकली वो प्रोटॉन की तरंगे निकली। तो ये जो न्यूट्रल तरंगे थी इन्हीं को बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन की तरंगे। ठीक है ना, तो ये जो निकले ये न्यूट्रल तरंगे न्यूट्रॉन की तरंगे थी। और बाद में इन्होंने वैक्स की जाली से जिनको निकाला वो प्रोटॉन थे, उनके बारे में हमें जानकारी थी, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। पर यह पता चला कि जो अल्फा कणों ने टकरा करके जिस चीज़ को बाहर निकाला उनका भार, जब उन्होंने प्रोटॉन को बाहर निकाला तो प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर था। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रल जो रेज है इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक तो न्यूट्रल हैं, दूसरे उनका भार प्रोटॉन के बराबर है। तो पाए गए क्या, तीसरा कण जो कि न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जो कि न्यूट्रल मतलब उदासीन है और उसका भार प्रोटॉन के बराबर है, भार प्रोटॉन के बराबर है, ये पाया गया। इस तरीके से चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। अब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्राप्त हो चुके हैं। बाद में हमारे को बहुत सारे पार्टिकल प्राप्त हुए, पर ये 3 पार्टिकल अब हमारे 11वीं 12वीं में काम आने वाले हैं। ठीक है ना जी। इसके बाद देखिए परमाणु का भार। परमाणु का भार क्या होता है, अब न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन था और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन पाए गए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को अगर जोड़ दो तो वो परमाणु का भार कहलाता है। अब क्योंकि प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दो तो वो परमाणु भार के बराबर हो जाती है। ये भी 2 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे आ रखे हैं। अगर देखें तो हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये जो है एक, इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक जो है इसका 1 है, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है, जबकि 1 ही इसका भार है। इसका मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसमें 1 प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि हीलियम में देखें तो 2 प्रोटॉन हैं और भार इसका 4, मतलब 2 ही इसमें न्यूट्रॉन भी हैं, तो न्यूट्रॉन भी 2 हैं और प्रोटॉन भी 2 हैं, इसलिए भार इसका 4 हो रहा है। इसी कंसेप्ट पे बेस समस्थानिक बने। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, मतलब जो मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक स्थान में आते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। इनको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। परमाणु भार इनके अलग अलग होते हैं, जैसे कि कार्बन का 6 वाले 3 कार्बन के एटम है जिनका एक का भार 12, एक का भार 13 और एक का भार 14 है। तो ये तीनों कार्बन के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए।
इसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पूछे जाते हैं, तो एक है 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, एक 1H2 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, एक 1H3 जिसे ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइटियम जो है ये एक आइसोटोप है, वो रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम वाले से D2O बनता है जिसे भारी जल कहते हैं, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से अब जैसे D2O बना तो ऑक्सीजन का भार तो है 16 और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, मगर ड्यूटेरियम का कितना है 2, तो 2 गुणा क्या 2 4 बराबर 10 बराबर 20, तो इसका D2O का भार होता है 20, जबकि अगर H2O होता तो उसका भार होता था 18। ठीक है ना, तो ये अंतर आ जाता है अगर समस्थानिक अलग अलग हो जाएं तो। इसी तरीके से एक होता है समभारिक जिसमें भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब की 18, 19, 20 परमाणु क्रमांक अलग हैं मगर परमाणु भार लगभग बराबर है, जो कि 40 के नज़दीक पहुंच गए। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक ऐसे लोग होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे 6 प्रोटॉन है मगर 13 में से 6 गया तो 7 इसमें न्यूट्रॉन है, 7 इसमें प्रोटॉन है मगर 14 में से 7 गया तो 7 इसमें न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक है। इसी तरीके से एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन में 12 थी, ऑक्सीजन में 16 थी, टोटल मिलाकर के कितनी हो गई 24 नहीं 28। इसी तरीके से N2 नाइट्रोजन में 14 थी और दूसरे नाइट्रोजन में भी 14 थी, ये भी मिला के कितनी हो गई 28। तो 28 मतलब ये दोनों आइसो न्यूट्रॉनिक है, मतलब CO और N2 ये दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और इसी तरीके से आइसोस्टेरिक भी होते हैं, आइसो डायाफर्स भी होते हैं। आइसो डायाफर्स उन्हें कहते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर टोटल न्यूट्रॉनों में से टोटल प्रोटॉनों की संख्या घटा दें तो जो वो संख्या आती है, अगर 2 लोगों पे वो संख्या बराबर आ रही है तो वो दोनों एक दूसरे के आइसो डायाफर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से कुछ जानकारियाँ थी इसकी।